आप देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीधे हम देते हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से घंटों की जो पूछताछ जारी थी वो पूछताछ खत्म हो गई है। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। आपको बताते चले, तकरीबन 10 घंटे तक की ये लंबी पूछताछ हुई है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश ईडी की ओर से लगातार की गई, खासतौर से पैसों के लेन देन को लेकर कि कमाई अगर कम थी तो फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे रहा, वो पैसे कैसे आए। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे। 10 घंटे तक की पूछताछ के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी के पास सवालों की कितनी लंबी फहरिस्त थी जिसका वो जवाब जानना चाह रही थी। फिलहाल 10 घंटे तक की लंबी पूछताछ खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे से ही रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ जारी थी। आपको बताते चले, इसके पहले भी रिया चक्रवर्ती से सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ ईडी के अधिकारियों ने बातचीत की थी, उनसे पूछताछ की थी। और अब आज की ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे की पूछताछ की है। सुशांत के पैसों को लेकर उनसे जानकारी मांगी गई कि अगर उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी तो क्या सुशांत के पैसे वो खर्च किया करती थी। और भी तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जानने की कोशिश रिया चक्रवर्ती से आज ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने की है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की नजर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पर भी है। आपको बताते चलें, शोविक के साथ भी ईडी ने 18 घंटे की पूछताछ की थी और आज रिया चक्रवर्ती के साथ ये 10 घंटे की लंबी पूछताछ। इस पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े पैसों के हेरफेर के बारे में जानकारी ली गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया और उनके परिवार पर सुशांत के अकाउंट से पैसे गायब करने का इल्जाम लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि दरअसल रिया ने ही सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था। इसी वजह से ये लंबी पूछताछ, क्योंकि पैसों के लेन देन को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही थी कि रिया के पास अगर ज्यादा कमाई के पैसे उनके खुद के नहीं थे तो वो सुशांत के पैसों को कैसे और कहां-कहां खर्च कर रही थी। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, 10 घंटे की ये लंबी पूछताछ, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा है रिया चक्रवर्ती को आज, और फिलहाल वो कहां पर हैं? जी 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 अभी अभी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और पिता इंद्रजीत यहाँ से निकले हैं ईडी के दफ्तर से। 10 घंटे लंबे चली उनकी पूछताछ में उन सारी चीजें पूछी गई, उनके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उनके इनकम सोर्स से रिलेटेड, और आईटीआर को भी एनालाइज किया गया, जिसमें कि दिखाई दे रहा था कि उनका जो नेट एसेट थे वो करीब 10 गुना बढ़ गए 2017-18 के बाद। वो एसेट 10 गुना बढ़ गए, जो कि 9 लाख तक पहुंच गए। इसके अलावा उनके पास से एक 34 लाख की शेयर होल्डिंग भी थी, इसके बारे में भी उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि अभी भी ईडी की जांच चल रही है। कुछ पुख्ता सबूत वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में। 15 करोड़ को गबन करने का उनके ऊपर एलिगेशन था, जो कि सुशांत के पिता के सिंह ने लगाया था। इसी बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है, बार बार पूछताछ की जा रही है। पर हमारे सूत्र जो अभी अभी हमें ईडी से पता चला है कि उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब रिया दे नहीं पा रही हैं, उनके परिवार के लोग दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए समय ज्यादा लग रहा है पूछताछ करने में, एनालाइज करने में। दिव्येश, अगर सिर्फ हम रिया चक्रवर्ती की बात करें तो ईडी ने अब तक कुल कितने घंटों की पूछताछ की है? क्योंकि 10 घंटे से ज्यादा लंबी तो पूछताछ सिर्फ आज ही हुई है और कहा जा रहा है कि कई अहम जानकारी जिसका जवाब ईडी की टीम जानना चाह रही थी, रिया चक्रवर्ती ने क्या उन सवालों के जवाब नहीं दिए? और खासतौर से उस 15 करोड़ रुपए को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, आपको बता दें, करीब 19 घंटे, अगर सिर्फ रिया की बात करें तो करीब 19 घंटे सिर्फ उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और अगर शोविक की बात करें तो उनसे करीब 28 से 30 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है ईडी द्वारा। पर अभी तक जो पुख्ता सबूत, जो पुख्ता एविडेंस ईडी जुटाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में उनको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिले हैं। इसीलिए बार बार ये पूछताछ चल रही है। हो सकता है आगे भी
पूछताछ के लिए रिया और उनके परिवार के लोगों को समन किया जाए। बिल्कुल, रिया और उनके परिवार को समन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। दिवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे पूछताछ शुरू हुई, जो अब जाकर अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। 10 घंटे की ये लंबी पूछताछ। रिया के निवेश और संपत्ति में जो बढ़त हुई है उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे दे, जिनके सवालों के जवाब जानने की कोशिश में ईडी ने आज इतनी लंबी पूछताछ की है। दरअसल 2018-19 में रिया के फिक्स एसेट 9 लाख रुपए तक पहुंच गए थे, जो इसके पहले महज 96,000 रुपए ही थे। तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी आखिर कैसे हुई, इस सवाल का जवाब आज ईडी के अधिकारियों की ओर से पूछा गया है। 2017-18 में रिया की कमाई 18 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन उन्होंने 34 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। ये उन्होंने कैसे किया, ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस सवाल का भी प्रॉपर जवाब मिला नहीं है और माना जा रहा है कि आगे भी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की जा सकती है। 2018-19 में रिया का शेयर होल्डर फंड 34 लाख से बढ़कर 42 लाख तक पहुंच गया, यानी 2 साल में रिया ने 76 लाख रुपए के शेयर खरीदे। ये कैसे संभव हुआ जब उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी? इसके अलावा आपको बता दें, रिया के एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि एफडी की जांच भी ईडी की टीम कर रही है। आईटीआर में 2017 से 2019 के बीच हुए किसी बड़े ट्रांजैक्शन की हालांकि जानकारी सामने नहीं आई है। इसी सवाल के साथ एक बार फिर से आपका रुख करते हुए दिवेश, आईटीआर में 2017 से 19 के बीच किसी बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं है, यानी कि जिस 15 करोड़ की बात बार बार कही जा रही है कि सुशांत के साथ खाते से 15 करोड़ कहां गए, रिया का जो ट्रांजैक्शन है फिलहाल उसमें ये मैच नहीं कर रहा है अभी। जी बिल्कुल अंजना, जो आईटीआर है या जो बैंक ट्रांजैक्शन है, जो बैंकिंग डिटेल्स हैं रिया चक्रवर्ती के, उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जहां पर ये दिखाई दे 15 करोड़। इनफैक्ट 15 करोड़ तो बहुत ज्यादा संख्या हो गई है, पर 1 करोड़ या उसके आसपास का भी फिगर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है उनके बैंक ट्रांजैक्शन में। इसी वजह से बार बार ईडी ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस पैसे को, अगर इस पैसे को रूट किया गया है, लॉन्डर किया गया है, एक हवाला किया गया है, तो कैसे किया गया, इसके बारे में ईडी पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, इन आरोपों के बारे में छानबीन करने की कोशिश कर रही है। 2 साल में रिया ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको बता दें। आज सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद 10 घंटे तक लगातार लंबी ये पूछताछ जो अब जाकर खत्म हुई है, और माना जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए ईडी प्रवर्तन निदेशालय की टीम आगे भी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को तलब कर सकती है। इन सब के बीच अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जांच के घेरे में आई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ का आज दूसरा राउंड हुआ, जो घंटों के बाद खत्म हुआ है। ईडी दफ्तर में रिया सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पहुंची थी और ये मैराथन पूछताछ पूरे 10 घंटों तक हुई। रिया के अलावा उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत से भी ईडी ने आज पूछताछ की है। इस बीच रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। हलफनामे में इस मीडिया ट्रायल को आगामी बिहार चुनाव से जोड़ा गया। हलफनामे में लिखा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि सुशांत की मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री के कहने पर पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कैसे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रिया और उनके परिवार के ऊपर शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच 10 घंटे की लंबी पूछताछ ईडी की प्रवर्तन निदेशालय की जो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, आईटीआर से जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि रिया ने 2017-18 में प्रॉपर्टी बेचकर 45 लाख रुपए कमाए थे, जबकि 2018-19 में उन्होंने 58 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी। दोनों साल का हिसाब जोड़े तो रिया ने 1 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी। इसको लेकर भी आज ईडी की टीम ने रिया से पूछे हैं सवाल। मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ, आप क्यों डरे? मैं खून के सिलसिले में बातचीत करने आया। सच्चाई सामने आनी चाहिए। दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए।
सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सवालात हैं, कुछ कयास है, कुछ गहरे राज हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है, ये तलाश हर बीतते दिन के साथ बड़ी और बड़ी होती जा रही है। सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर से कटघरे में रिया चक्रवर्ती हैं, तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी है कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि सुशांत मामले की अभी जांच हो रही है, लेकिन मीडिया में रिया को दोषी बताया जा रहा है। पिछले 30 दिनों में 2 और अभिनेताओं आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन मीडिया ने खबर नहीं दिखाई। रिया ने हलफनामे में कहा, जैसे 2G और तलवार मामले में मीडिया ट्रायल हुआ था, वैसे ही इस मामले में हो रहा है। रिया का हलफनामा कहता है कि मामले को तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। रिया ने इस हलफनामे में सीबीआई जांच का भी विरोध किया है, लेकिन कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो उन्हें ऐतराज नहीं। लेकिन इसी के साथ रिया ने कहा कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई कोर्ट का अधिकार मुंबई में कोर्ट के पास हो, न कि बिहार में। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि इस कांड की जांच सीबीआई करने जा रही है या नहीं। वैसे भी रिया चक्रवर्ती की माने तो उनको सीबीआई जांच से बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं, लेकिन डर है तो इससे कि कहीं मामले का ट्रायल बिहार में ना कर दिया जाए। उनका ये कहना कि सीबीआई जांच तो कर ले, लेकिन मामले का ट्रायल मुंबई में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि उनका डर रहता है या सीबीआई की जांच का शिकंजा। रिया ने एक ओर सुप्रीम कोर्ट तक कथित मीडिया ट्रायल के खिलाफ गुहार लगाई तो दूसरी ओर मुंबई में ईडी के सामने रिया की दूसरी बार पेशी हुई। रिया और उनके भाई शौविक को ईडी ने सुबह 11 बजे तलब किया था। इन दोनों के अलावा ईडी के दफ्तर में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी सवालों का सामना करने के लिए पहुंचे थे। दोपहर 2:15 बजे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ईडी दफ्तर आए। रिया के सीए रितेश शाह को भी ईडी ने तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक रिया का ईडी दफ्तर में इन सवालों से सामना हुआ होगा। पहला सवाल, आपने पिछले 2 सालों में कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया, उसकी डिटेल्स दीजिए। दूसरा सवाल, आपकी आय का स्रोत क्या है, उससे जुड़े हुए कागजात दिखाइए। तीसरा सवाल, सुशांत के खाते से जो रकम आपके खाते में गई, उसे आपने कहां खर्च किया, उसके कागजात दिखाइए। चौथा सवाल, आपके 2 खातों में अचानक ढेर सारे पैसे कहां से आ गए। पांचवा सवाल, सुशांत ने पिछले 2 सालों में कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किए, क्या आप जानती हैं। छठा सवाल, क्या सुशांत के इन्वेस्टमेंट के नॉमिनी के रूप में आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज है। सातवां सवाल, आपके और आपके भाई के नाम दर्ज फर्म्स क्या करती हैं, उसका पैसा कहां से आया है। आज रिया और शौविक दोनों को ही बुलाया गया और उनके साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि उनके पिता हैं और ECIR में तीनों के ही नाम है, तीनों ही आरोपी हैं, तीनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा श्रुति मोदी जो कि फॉर्मर बिजनेस मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उन्हें भी दूसरी बार बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, किस तरीके के बिजनेस प्लान के डिस्कशन सुशांत सिंह राजपूत ने उनके साथ किए थे, इस बारे में उनको पूछा जा रहा है। सुशांत के खाते में 15 करोड़ के लेन देन को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब तक ईडी को रिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि आज तक को रिया के आयकर रिटर्न से कुछ बड़ी जानकारियां देखने को मिली हैं। 2017-18 और 2018-19 के बीच रिया चक्रवर्ती की आमदनी अचानक बढ़ गई, जबकि उन्होंने रिटर्न में इस आमदनी का स्रोत नहीं दिखाया है। रिया चक्रवर्ती की जितनी आमदनी थी उससे कई गुना रकम उन्होंने निवेश कर दी। 2017-18 में रिया की कुल आमदनी 18 लाख रुपए थी। 2018-19 में भी रिया ने अपनी कुल आमदनी 18 लाख रुपए दिखाए। सवाल यह है कि 2018-19 में रिया के फिक्स्ड एसेट्स 96,000 रुपए से बढ़कर 9 लाख रुपए तक कैसे पहुंच गए। रिया की आमदनी 2017-18 में 18 लाख रुपए थी, तो उसने 34 लाख रुपए के शेयर कैसे खरीद लिए। ईडी इसकी भी जांच कर रहा है। यही नहीं, 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की शेयर में लगी रकम 34 लाख से बढ़कर 42 लाख रुपए हो गई। यानी आमदनी 18 लाख हुई, जिसमें से रिया ने 8 लाख रुपए क्या शेयर मार्केट में लगा दिए। रिया के HDFC बैंक और ICICI बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, जिसकी रकम उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा है। ईडी इसकी भी जांच कर रहा है कि आमदनी से ज्यादा रकम रिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट में कैसे डाल ली।
जांच में यह बात सामने आई है कि साल 2017, 2018 और 2018-2019 में रिया चक्रवर्ती की कुल आमदनी 18 लाख रुपए प्रति साल है, लेकिन इन्होंने शेयर होल्डिंग और फिक्स डिपॉजिट्स में इसका कई गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ईडी अब इस बारे में जांच करे कि आखिरकार रिया के पास ये पैसे आए तो कहां से आए। इस बीच सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोपों पर फिल्म निर्माता संदीप सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच एक बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह अंतिम क्रिया की तैयारियों में सक्रिय दिखे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि सुशांत बॉलीवुड में निशाने पर नहीं थे। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी? इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरामैन संजय और मुंबई से दिवेश सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। ईडी की टीम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसी वजह से मैराथन पूछताछ की गई है रिया चक्रवर्ती से। सिर्फ आज की बात करें तो तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ, ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इसके पहले दौर की पूछताछ 8.5 घंटे की हुई थी 7 अगस्त को। वहीं 10 अगस्त आज 10 घंटे तक लंबी ये पूछताछ चली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में ईडी की टीम लगी हुई है। दिवेश हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। दिवेश, सबसे बड़ा सवाल जो ईडी के सामने वो ये था कि आखिर कम कमाई के साथ रिया ने 76 लाख रुपए के शेयर्स कैसे खरीदे? इसके अलावा कम कमाई थी तो फिर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट, दूसरी जगहों पर भी आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कैसे संभव था? इन तमाम सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती की ओर से क्या दिया गया है? जी चित्रा, आपको बता दें कि हमारे सूत्र ईडी में ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका ठीक से रिया जवाब नहीं दे पाई, जिस वजह से उन्हें शायद फिर से परसों बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। आज उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए, उनके आईटीआर के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, शेयर होल्डिंग के बारे में पूछताछ की गई, पर बहुत से सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। आज उनके मोबाइल का डेटा भी स्कैन किया गया और उसे भी एनालाइज किया जाएगा, उससे पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वो किसके किसके संपर्क में रही हैं और किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अगर हुए हैं, अगर उसका ट्रेस मोबाइल डेटा से मिलता है या नहीं, ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो भी उनके दस्तावेज थे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें आने के लिए कहा गया था, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो मूवेबल एसेट्स हैं, ज्वेलरी है या एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में उन्हें बिल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा गया था, उसके साथ भी उन्हें एनालाइज किया गया। आज कन्फ्रंटेशन किसी के साथ भी नहीं कराई गई है उनकी। आपको बता दें, जो शौविक और उनके पिता इंद्रजीत या अन्य जो लोग थे, उनसे कन्फ्रंटेशन अभी नहीं हुई है, पर आगे की स्टेज पर यह कहा जा रहा है कि आमने सामने बिठाकर जब स्टेटमेंट, सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट दोनों तरफ से मिल जाएंगे, उसके बाद उन्हें बिठाकर कन्फ्रंट किया जा सकता है श्रुति मोदी के साथ या अन्य लोगों के साथ, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी अभी भी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, श्रुति मोदी अभी भी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। जी, यानी कि अभी भी ईडी की पूछताछ जारी है, आप ये जानकारी दे रहे हैं। जल्दी से उसके बाद मैं अगले सवाल पर आती हूँ। 15 करोड़ को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्या अभी भी पूछताछ, किन किन लोगों से पूछताछ दिवेश हो रही है? श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी से अभी भी पूछताछ जारी है। वो अभी भी ईडी के इमारत में, ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। और ये 15 करोड़ जो सुशांत के बैंक से 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोप लगाए थे परिवार वालों ने, उसके बारे में किस तरह की जानकारी मिली है दिवेश? जी, इसी गुत्थी को सुलझाने की ईडी कोशिश कर रही है। इसी आरोप के बाद उन्होंने एक ECIR दर्ज की थी पटना में, FIR रजिस्टर होने के बाद, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा आरोप था। अगर अकाउंट से किसी के जाने बिना या उसे किसी सस्पिशियस अकाउंट से रूट कर अपने अकाउंट में या किसी और संदिग्ध अकाउंट में पैसे मंगाए जाते हैं। दिवेश हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी देते हुए ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले दौर की 8.5 घंटे की पूछताछ, 7 अगस्त को, 10 अगस्त को 10 घंटे की पूछताछ, यानी 18.5 घंटे की लंबी चौड़ी ईडी की पूछताछ हुई है रिया चक्रवर्ती से। लेकिन माना यही जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ठीक तरीके से ईडी को मिल नहीं पाया है, और आगे आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के लोगों से ईडी दोबारा उन्हें बुलाकर फिर से कर सकती है पूछताछ। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच
देश के सामने अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मई के बाद से अब तक इमरजेंसी फंड के जरिए हथियारों की खेप विदेशों से मंगाई जा रही है। हालांकि सरकार ने अब समस्या को जड़ से मिटाने की कोशिश भी तेज कर दी है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी पर जोर देने का फैसला किया है। तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर समेत दर्जनों हथियार स्वदेश में बने हैं और सेना उसका इस्तेमाल भी कर रही है। अब लक्ष्य यह है कि इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी के मंत्र के 2 मकसद भी बताए हैं। पहला ये कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दूसरा ये कि घरेलू रक्षा उद्योग भी हमारा हिंदुस्तान का तैयार होगा। नया संकल्प, नई ताकत और युवा आत्मविश्वास के साथ सेना अपने परंपरागत हथियारों को बदलकर आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। विदेशों से हथियारों की कई डील हो चुकी है। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके सेना के आधुनिक हथियारों की खरीद की गई है। लेकिन भारत का फोकस सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदने पर नहीं है। इस समय भारत अपने स्वदेशी बाहुबल को भी बढ़ाना चाहता है। रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को जमीन पर उतारने की गंभीर पहल दिख रही है। इस कड़ी में रविवार को 101 हथियारों के इंपोर्ट पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई गई है। इन हथियारों के इंपोर्ट को 2020 से 2024 तक रोका जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर साफ किया कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को मिशन के तौर पर लागू करना सरकार का बड़ा लक्ष्य है। जब स्वदेशी हथियार बनेंगे तो पैसा बचेगा और यही पैसा डिफेंस क्षेत्र के 7000 छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 आइटम्स की एक ऐसी सूची निकाली है जो अब हम किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, जैसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। आने वाले समय में इस सूची में हम और भी आइटम्स डालेंगे जिससे हम करोड़ों के इंपोर्ट्स को बचा सकें। स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों के इस्तेमाल का फैसला एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस ऐलान का मतलब साफ है कि भारत में बने हथियारों को अब सेना में तेजी से शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई रेखा खींचेंगे। इस फैसले का त्वरित असर 83 तेजस जेट विमानों और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डील पर पड़ने वाला है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ने पिछले हफ्ते ही लद्दाख में स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक इस उड़ान में वो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खासे प्रभावित हुए। ऐसे 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख में मिशन में तैनात किए गए हैं। इसी साल 27 मई को वायुसेना प्रमुख ने सुलूर में 45वीं स्क्वाड्रन के साथ खुद सिंगल सीट वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाया था। तेजस वायुसेना में MiG-21 की जगह ले रहे हैं। तेजस का पहला स्क्वाड्रन बेंगलुरु में 2016 में 2 लड़ाकू विमानों के साथ शुरू हुआ था और अब इसकी संख्या 20 के करीब पहुंच गई है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नए ऑर्डर मिलेंगे। यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि 83 तेजस विमानों की नई डील के साथ 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि HAL के सामने तेजस में सुधार करने और उसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के समकक्ष खड़ा करने की भारी जिम्मेदारी भी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये आगे जाके भारत को और भारतीय सेना को खास तौर से बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे पास एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, हमारे इकोसिस्टम नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट नहीं है, इंसेंटिव्स नहीं है। तो ये अभी हेल्प करेगा एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में बनाने का। अब तो इसमें जो क्या है कि अगर हमारे पास अपना इंडस्ट्रियल बेस होगा तो हमारे सर्च कैपेसिटीज़ होंगी और हम जब ये चाहें, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इतनी लार्ज इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। सर्च कैपेसिटीज़ जो हैं 2 शिफ्ट करके 3 शिफ्ट करके इंडियन आर्म फोर्सेस की जो है जरूरतें पूरी कर सकती हैं। सरकार ने जिन 101 हथियारों के विदेशों से आयात पर पाबंदी लगाई है उनमें से 69 हथियार दिसंबर से आयात होने बंद हो जाएंगे और 31 हथियार 2024 तक आयात होते रहेंगे। नई रक्षा नीति के मुताबिक अगले 5 साल में विदेशों से 35,000 करोड़ रुपए तक के हथियार आयात किए जाएंगे, जबकि घरेलू रक्षा उपकरणों की खरीद को 1,40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ये बजट आज की तुलना में लगभग 2 गुना है।
ये सच्चाई है कि हथियारों की जरूरत को पूरा करने में भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि बदलते भारत में अब स्वदेशी पर जोर है, इसीलिए ये तस्वीर बदल रही है। ऐसे मौके अपने साथ जिम्मेदारी भी लाते हैं। अब भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बेहतर हथियार बनाने होंगे। ये आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी बाहुबल होगा। शिव अरूर और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। राफेल और मेड इन इंडिया तेजस की तुलना भी करनी होगी, जिससे आपको अंदाजा होगा कि विदेशी और स्वदेशी में कीमत का कितना बड़ा फर्क आ जाता है और फिर तकनीकी भी कैसे अलग हो जाती है। भारत के रक्षा सौदों और ऑर्डर के आधार पर देखें तो पहला पैमाना है विमानों की संख्या। 36 राफेल का ऑर्डर है, जबकि 83 तेजस विमानों को ऑर्डर दिया गया है। कीमत की बात करें तो राफेल मीडियम फाइटर जेट है, जिसकी कीमत 8.6 अरब डॉलर है, यानी कि करीब 64,500 करोड़ रुपए। जबकि तेजस हल्का फाइटर जेट है, कीमत है 5.2 अरब डॉलर, यानी कि करीब 39,000 करोड़ रुपए। क्षमताओं की बात करें तो राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि तेजस के पास फिलहाल एयर डिफेंस की जिम्मेदारी है। राफेल जनरेशन 4+ का विमान है, तेजस जनरेशन 4 का विमान। राफेल को फ्रांस, भारत, कतर और इजिप्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि तेजस को भारत इस्तेमाल करता है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी होंगे तो हथियारों की मांग कभी कम नहीं पड़ने वाली। यही वजह है कि भारत दुनिया में सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। आजादी के बाद करीब 73 वर्षों में देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों को विकसित करने की कोशिश हुई है। सेना स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी कर रही है। इसमें कुछ प्रयोग बेहद कामयाब रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आत्मनिर्भर भारत के हथियारों का रिपोर्ट कार्ड भी आपको देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना बेहद महत्वाकांक्षी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए 101 हथियारों के आयात पर रोक लगाई है। इस सूची में छोटे पार्ट्स की जगह उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, रडार और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट। हालांकि ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एलएसी पर चीन और भारत की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। पाकिस्तान सरहद पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सेना कश्मीर में आतंकवादियों से भी जूझ रही है और सेना के लिए इमरजेंसी फंड से हथियार खरीदे जा रहे हैं। इमरजेंसी फंड से अभी 21 MiG-29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स, 12 Su-30 MKI एयर डोमिनेंस फाइटर्स, मानव रहित हवाई वाहन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, 155 मिलीमीटर हॉवित्जर के लिए गोला बारूद खरीदे गए हैं। अब आत्मनिर्भर भारत के हथियारों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। पहले कामयाबियों की बात करते हैं। ये बात समझनी होगी कि सेना के लिए हथियारों के सौदों में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच घरेलू रक्षा सेक्टर ने धीरे धीरे ही सही हथियारों का विकास किया है। अगर 5 ऐसे हथियारों की बात करें तो देश की पहली स्वदेशी परमाणु डुब्बी INS अरिहंत ने हाल ही में समंदर में अपनी गश्त पूरी की है और अब हर मिशन के लिए तैयार है। पानी के नीचे सोनार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भारत ने तैयार कर लिया है। वायुसेना अपनी नए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ कामयाबी की उड़ान भर रही है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट में GE-404 अमेरिकन इंजन लगे हैं। स्वदेश में बने कामयाब हथियारों की बात करेंगे तो अग्नि मिसाइल की बात जरूर होगी। 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली अग्नि मिसाइल सेना की बड़ी ताकत है। देश में बनी धनुष तो जिसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है, बेहद कारगर है।
धनुष 155-45 कैलिबर गन प्रणाली से लैस है और इससे सेना की ताकत बढ़ी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये आगे जाके भारत को और भारतीय सेना को खास तौर से बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे पास एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, हमारे इकोसिस्टम नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट नहीं है, इंसेंटिव्स नहीं है। तो ये अभी हेल्प करेगा एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में बनाने का। अब कमियों की बात करते हैं। ऐसे कई हथियार हैं जिनकी सप्लाई अभी अधूरी है। अर्जुन टैंक की बात करें तो ये हर साल राजपथ पर दिखाई देता है, लेकिन इसकी सप्लाई में देरी हो रही है। इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास की बात करें तो यहां भी सेना की जरूरतें पूरी नहीं हुई है। सेना ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशी राइफल के ऑर्डर दिए हैं। भारत की सरहद कई हजार किलोमीटर में फैली है। सेना यूएवी के जरिए सरहदों की निगरानी करना चाहती है, लेकिन अभी यूएवी की सप्लाई भी अधूरी है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में सेना को बॉडी आर्मर यानी रक्षा कवच की जरूरत पड़ती है। इसकी मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है। स्वदेशी हथियारों की मांग तो ठीक है, लेकिन हमारी रक्षा जरूरतें बहुत बड़ी हैं। इन्हें पूरा करने के लिए इनोवेशन और उत्पादन में जो तेजी चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। सेनाओं में सूत्रों के मुताबिक इस समय सबसे बड़ी समस्या जवाबदेही की है। मिसाल के तौर पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस बन तो गए, लेकिन इंजन उनमें अभी भी विदेशी है। वैसे ही अर्जुन टैंक बन तो गए, लेकिन समय भी दुगने से ज्यादा लगा और जो मानदंड सेना ने दिए थे उनके आधार पर नहीं बना। लेकिन क्या डीआरडीओ में किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह है कि सेनाओं को समय रहते हथियार और हथियार प्रणालियां मिल जाएं, और वो भी जितना पैसा कहा गया है, जितना समय कहा गया है, उसके आधार पर। और यही सबसे बड़ी इस समय समस्या है। अभिषेक भल्ला, मंजीत सिंह नेगी और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। वहीं डीआरडीओ चेयरमैन ने भरोसा दिया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सेना की हर जरूरत को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी से डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी ने की है खास बातचीत। आप भी सुनिए। आपसे जानना चाहूंगा, कितना बड़ा फैसला इसको आप मानते हैं, खासतौर से जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए? ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि 101 विदेशों से नई खरीदना, भारत से खरीदना, ये हमारा इंडस्ट्री में, भारत का R&D ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी से यहाँ डेवलपमेंट क्रिटिकल सिस्टम्स को करने का ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा। आने वाला दिनों में और बहुत आइटम्स को इंडिजिनस सिस्टम्स इधर बना के इंडस्ट्रीज को द्वारा प्रोड्यूस करके आर्म्ड फोर्सेस को दे देंगे। अगले आने वाले 5 साल के अंदर इधर भारत में इंडिजिनस कंटेंट आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा और यहाँ बनाने वाला सिस्टम्स विदेश को भी भेज देंगे। मिसाइल के क्षेत्र में डीआरडीओ ने बहुत काम किया है, सक्सेसफुल मिसाइलें बनाई हैं। इसके अलावा एलसीए तेजस एक बड़ा उदाहरण है। एमबीटी अर्जुन की हम बात करें, ऐसे अभी कौन से हथियार आप मानते हैं जो कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, जो आप सेना को देने के लिए तैयार हैं, और कौन से हथियार हैं? हमने अभी भारत ने बहुत क्षेत्रों पे, डिफेंस का क्षेत्र पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। मिसाइल्स का क्षेत्र में, रेडार्स का क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का क्षेत्र में, सोनार्स का क्षेत्र में, टारपेडोस का सेक्शन में, और टैंक्स का क्षेत्र में, आर्टिलरी गन्स का क्षेत्र में, कम्युनिकेशंस का क्षेत्र में, ऐसा बहुत रंगों पे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है। इधर ये सब आइटम्स इधर भारत में बना सकते। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम कर रहा है। अभी 1800 इंडस्ट्रीज टायर 1 टायर 2 इंडस्ट्रीज का रूप में हमारा साथ काम कर रहा है। अगर टायर 3 इंडस्ट्रीज में लेने तो अभी 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम कर रहा है। इतना इकोसिस्टम डेवलप हो गया। 300 से ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। भारत में डिफेंस का क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम अभी आया है। बहुत यंगस्टर्स भी आ रहे हैं स्टार्टअप के रूप में।
इनोवेशंस का रूप में रिसर्च करने के लिए भी अभी डिफेंस का क्षेत्र में यंगस्टर्स बहुत आ रहा है। ये पूरा अगले आने वाले सालों में भारत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज का सिस्टम्स जरूर बनेगा। अभी जो हम सरहद पर हालात देख रहे हैं, इमरजेंसी खरीद में हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, आपको लगता है कितना वक्त और लगेगा अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ें और जो तीनों सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं बड़े हथियारों को लेकर उसको पूरा करने की दिशा में? मेरा ये है सोचना अगले आने वाले 5-6 साल के अंदर मैक्सिमम क्षेत्र पे हम सेल्फ रिलायंस का स्थिति में आ जाएंगे। भारत में ये पूरा जो सिस्टम्स अभी तक बाहर से खरीद रहे अभी इधर ही बनाना हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 75 to 80% मिनिमम इंडिजिनस कंटेंट होगा। वहीं ब्रह्मपुत्र में लगभग हर साल बाढ़ आती है, लेकिन चीन पर उंगलियां नहीं उठती। इसे प्राकृतिक आपदा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह सब इतना सीधा नहीं है। कभी सोचा है आपने कि ब्रह्मपुत्र नदी का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है? क्या चीन बांध बनाकर पड़ोसियों पर बाढ़ वाला हमला करता है? काफी हद तक इसका जवाब हां है, और इसके सैटेलाइट सबूत हमारे पास हैं। चीन लगातार पानी को पड़ोसियों के खिलाफ किसी हथियार या बम की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब भारत और चीन के जल युद्ध पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। साल में 4 महीने असम को डुबो कर रखने वाली ब्रह्मपुत्र के तूफानी बहाव पर चीन का नियंत्रण है। वो जब चाहे ब्रह्मपुत्र की धार को रोक सकता है, जब चाहे असम, मेघालय और बांग्लादेश को डुबो सकता है। ये खौफनाक सच्चाई है। बांध बनाकर चीन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। जल संसाधन के नाम पर अर्जित की गई इस ताकत से जल प्रलय मचा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि चीन कैसे भारत में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसे समझने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को समझना होगा। इसे नक्शे के जरिए समझिए। तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग जाक्पो है और यह वहां 1625 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। इसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और फिर बांग्लादेश की ही पद्मा नदी से मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। अब आप चीन की जल साजिश को देखिए। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर के एक हिस्से में 9 जनवरी 2012 की हालत देखी जा सकती है। इसमें ब्रह्मपुत्र पर कोई बांध नहीं दिख रहा, जबकि 4 अगस्त 2020 को यहां बांध का निर्माण साफ दिख रहा है। इस बांध को चीन में जंगमो डैम कहते हैं। इसके ठीक पीछे एक रेल पुल भी दिख रहा है, जबकि इसके कुछ किलोमीटर बाद एक और डैम देखा जा सकता है। इस डैम को चीन में ग्यात्सा डैम कहते हैं। जंगमो डैम तिब्बत का सबसे बड़ा बांध है और अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इस बांध में 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितने बड़े पैमाने पर पानी को कंट्रोल कर रहा है और जब चाहे तब भारतीय क्षेत्र में जल सैलाब ला सकता है। चीन ने पिछले कुछ सालों में तिब्बत में अपने बांधों के निर्माण में बहुत तेजी दिखाई है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र के पानी पर चीन नियंत्रण पा सकता है। यही कारण है कि सूत्रों का कहना है कि इन निर्माणों में हर गतिविधि पर भारत निगरानी बनाया हुआ है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर 100 बांध बना चुका है और 8 और बांध प्रस्तावित। ये 8 बांध 10 साल के भीतर तैयार हो जाएंगे। ये बांध वायु, जिक्सी, लांगता, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मेटोल इलाके में बन रहे हैं, जबकि जंगमो बांध ऑपरेशनल है और ग्यात्सा बांध बनकर तैयार है। वहीं डागू बांध पर काम तेजी से चल रहा है। तीनों बांध के बीच में सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी है।
वैसे चीन बिजली उत्पादन के नाम पर बांध का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो चीन ही क्या जो धोखा ना दे। सैटेलाइट तस्वीर इसकी पोल खोल रही है। निर्माणाधीन डागू की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि डैम में 2 इनलेट्स हैं और पानी के लिए 2 आउटलेट हैं, लेकिन बांध के नीचे एक भूमिगत टनल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ऐसे टनल की जरूरत नहीं होती। यानी चीन ब्रह्मपुत्र के पानी की दिशा बदल रहा है, और अगर वो नदियों की दिशा बदल सकता है तो नदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। इससे चाइना की मंशा जाहिर होती है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। हो सकता है कि चीन चाहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी ताकू डैम से लेकर नॉर्थ में उसके सूखाग्रस्त और रेतीले इलाके तक ले जाया जाए और वहां पर इस्तेमाल किया जाए। इससे भारत का पानी बहुत ही कम हो जाएगा। चीन की ये साजिश कामयाब हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर भारत के राज्यों में चीन अपनी मर्जी से कभी बाढ़ थोप सकता है तो कभी पानी का रास्ता मोड़कर इन इलाकों में सूखा ला सकता है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीन की बांध वाली साजिश पर सरकार की कड़ी नजर है। जानकारी यह है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी चीन नए बांध बनाने में जुटा हुआ है। 2700 किलोमीटर लंबे इस नदी पर जहां बांध बना रहा है, वहां से अगर ज्यादा पानी चीन की तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बम जैसा हाल हो जाएगा। चीन इस पानी का इस्तेमाल इस समय सामरिक तौर पर करने में जुटा हुआ है। जानकारी मानते हैं कि चीन का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा हो सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। अब जरा आपको खबर की पूरी पिक्चर बताते हैं। भारत और चीन के बीच बाढ़ की सूचनाओं और नदियों के पानी पर सहयोग को लेकर समझौते होते रहे हैं। 2002 में बाढ़ के मौसम में भारत को जानकारी देने पर सहमति बनी थी। 2013 में नदियों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ था। 2018 में बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह के स्तर से जुड़ी सूचनाएं एक दूसरे को देने का करार हुआ था, लेकिन सिर्फ समझौतों से कुछ होता नहीं। ब्रह्मपुत्र का जागमी डैम 2012 में बना था। तब अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों के तहत इसकी चौड़ाई 100 मीटर थी। 8 साल में चीन ने बांध को 4 गुना ज्यादा चौड़ा कर दिया। इससे पानी जमा करने की क्षमता 150% बढ़ गई है। इसके अलावा 2 और बांध तिब्बत में हैं। सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में विलीन होकर भारत में आती हैं। ऐसे में चीन के लिए ये बांध हथियार बन गए हैं। चीन चाहे तो तबाही मचाने वाला पानी छोड़ दे या फिर पानी के प्रवाह को रोक दे। चीन ने भारी संख्या में डैम बनाए हुए हैं। पूरे चीन में 87,000 से ज्यादा बांध हैं और वो एशिया के कई बड़े देशों के नदियों के तंत्र को नियंत्रित करता है। इनमें भारत, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल और म्यांमार शामिल हैं। तो चलिए, चीन को लेकर खबर की पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको लेबनान, जहां की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के बाद वहां की सरकार ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमद हसन ने अपने बयान में कहा है कि पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री हसन दियाब सभी मंत्रियों की तरफ से प्रेसिडेंट को इस्तीफा सौंप देंगे। बेरूत धमाके की वजह से लेबनान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच आज हमारे पास लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके का नया वीडियो सामने आया है। 28 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आपको दूसरे विश्व युद्ध में बमबारी से बर्बाद हुए शहरों की याद आएगी। लेबनान 1975 से 1990 के गृह युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के दौर में हुए इस ब्लास्ट से लेबनान बहुत दबाव में है। वहां का हेल्थ सेक्टर पहले से ही संघर्ष कर रहा था और इस धमाके ने लेबनान को 3 से 5 अरब डॉलर की चोट पहुंचाई है। अपनी राजधानी बेरूत के विध्वंस से उबरना लेबनान के लिए मुश्किल हो रहा है। बेरूत का वो धमाका जिसने एक शहर को बर्बाद कर दिया, वो भीषण ब्लास्ट जिसमें करीब 160 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, करीब 6000 लोग जख्मी हो गए। बेरूत के बंदरगाह के पास रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से जो धमाका हुआ, उसकी कई तस्वीरें आप अब तक देख चुके हैं।
लेकिन आज हम आपको ड्रोन कैमरे से आया एक नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें जबरदस्त बर्बादी रिकॉर्ड हुई है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। खूबसूरत और आलीशान इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये किसी का लिविंग रूम हुआ करता होगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इस मकान की छत को देखिए, सिर्फ लोहे के सरिये नजर आ रहे हैं। कंक्रीट का सारा ढांचा झड़ चुका है। बर्बादी का मंजर वैसा ही है जैसा विश्व युद्ध के दौरान किसी शहर पर बमबारी के बाद दिखाई देता था। दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरह लंदन की तबाही दिखी थी, वैसा ही दृश्य बेरूत का था। जर्मनी ने 1940 से 1941 के दौर में यूनाइटेड किंगडम पर हवाई हमले किए थे। तब द ब्लिट्स नामक इस हमले में जर्मनी ने लंदन पर 56 दिन तक सिलसिलेवार तरीके से बमबारी की थी। धमाका और उसके बाद पूरी सरकार का इस्तीफा। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप रहिए खबरदार, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।